अब एक ऐसी खबर जिस पर भारत में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन उसके बाद एक बड़ी बात भी सामने आई। आप सब जानते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जो हैं, अब उनसे मुलाकात करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये तस्वीर आ गई सामने। तो अपने पूरे परिवार के साथ वो गए थे, ऐसे नहीं कि अकेले गए थे। वो एक संस्थान है, उसके कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। अब पहले तो ये हुआ कि जब ये तस्वीरें आई तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर, कुछ पत्रकारों ने भी ये लिखना शुरू किया कि भाई सेना प्रमुख को क्या सेना की वर्दी पहन के किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। एक धर्म के धार्मिक कार्यक्रम, मतलब हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में वो गए, तो क्या ऐसा करना चाहिए था उनको? और अगर जाना ही था तो क्या उनको सिविल ड्रेस में नहीं जाना चाहिए था, यूनिफॉर्म पहन के ना जाते? तो पहले तो ये कंट्रोवर्सी, इस बार मैं आप लोगों की राय चाहूंगा। फिर इसके बाद हुआ ये, जो मैं आपको अगली बात बता रहा हूं वो बहुत मजेदार है। अब इस मुलाकात पर रामभद्राचार्य जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने उनसे दीक्षा ली है, और वही दीक्षा ली है जो माता सीता से लेकर हनुमान जी ने, जो माता सीता से हनुमान जी ने ली थी और फिर लंका पर विजय पाई थी। अब उसी दीक्षा को लेकर आर्मी चीफ यहां से लेकर, यहां वो दीक्षा लेकर के गए। फिर रामभद्राचार्य जी महाराज ने बताया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं, आप मेरे गुरु हैं अब। तो इन्होंने कहा कि मैं आपसे एक ऐसी गुरु दक्षिणा मांगने वाला हूं जो आज तक किसी गुरु ने अपने किसी शिष्य से नहीं मांगी। उन्होंने पूछा क्या महाराज? तो रामभद्राचार्य जी ने कहा आप मुझे मेरी गुरु दक्षिणा में पीओके ला करके दे दीजिए। ये उन्होंने हमारे आर्मी प्रमुख से मांगा। और उनका, रामभद्राचार्य जी का कहना है कि आर्मी चीफ ने कहा कि मैं आपकी गुरु दक्षिणा जरूर पूर्ण करूंगा। तो वो उनको, अपने गुरु को आश्वासन दे करके गए हैं कि आपको पीओके हम भारत में मिलाकर जरूर देंगे। ये मेरी आपको गुरु दक्षिणा होगी, मैं इसको पूरा करूंगा। आप उनकी बात सुनिए। तथास्तु। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा लेकर सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए। यही हमारी दक्षिणा है। तो पहले मैं कंट्रोवर्सी में बात कर लेता हूं कि यूनिफॉर्म में जाना था कि नहीं जाना था। वो किसी ने लिखा उसके ऊपर, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल हमारे प्रोग्राम में भी आए हैं, डीपी पांडे साहब, उन्होंने जवाब देते हुए, उन्होंने श्रीनगर में उन्होंने तस्वीरें में जाकर नमाज पढ़ी थी। वो तो वो यूनिफॉर्म में नमाज कम्बैट ड्रेस में अपने साथियों के साथ पढ़ रहे हैं मस्जिद में जाकर के। तो उन्होंने कहा ये तो हम फौजियों के लिए बड़ा आम है। क्यों सर, इसमें कोई कंट्रोवर्सी है कोई इसमें? नहीं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। फौजियों के लिए बिल्कुल आम है ये, क्योंकि हम मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारा साहब में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। और मैं अपना बताता हूँ, मैं नागा रेजिमेंट का हूँ। हमारे 50% क्रिश्चियन है और 50% हिंदू है। और हम हर संडे को, एक संडे को चर्च जाते हैं, एक संडे को मंदिर जाते हैं। तो ये यूनिफॉर्म एब्सोल्युटली। फील्ड में तो कोई सिविल ड्रेस पहनता ही नहीं, कॉम्बैट ड्रेस में होता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम? हमारे लिए हर धर्म बराबर है और हर धर्म का हम सम्मान करते हैं। और हर धर्म के प्रति हमारी वो रेजिमेंट ही उस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है। मतलब अगर किसी युद्ध में जाना हो और हम चर्च और मंदिर में ना जाएं, किसी बड़े काम में जाना हो और चर्च और मंदिर में हम ना जाएं, तो वो तो बहुत गलत माना जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं होनी चाहिए। सर, आपकी नज़र में? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि क्योंकि मैं डिवीज़न में भी कमांड किया है मैंने, और कोर में भी रहा हूँ मैं, चीफ ऑफ स्टाफ एंड ऑफिशिएटिंग कोर कमांडर। तो जब भी हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर हम वर्दी में हैं और हम ऐसी जगह पहुँचे कि जहाँ कोई ऐसा धर्म स्थल है, यहाँ कोई ऐसा गुरु है, तो हम ज़रूर जिस भी यूनिफॉर्म में होंगे उसके अंदर हम जाके अपनी ओबेसेंस देंगे, वहाँ मत्था टेकेंगे, या जो भी मतलब वहाँ की श्रद्धा होगी उसके मुताबिक काम होगा। और दूसरा क्या है कि हर एक फ्राइडे को इंडियन आर्मी और हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, एज इट इज़ वो वर्दी पहनती है हर एक फ्राइडे को, वो याद दिलाने के लिए कि आप पीस टाइम में नहीं है, आपको युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और अभी ऑप संदूर तो हमने सस्पेंड नहीं किया है, ऑप संदूर चल रहा है। अब वो उनको गुरु दक्षिणा जो उन्होंने मांगी है वो पूरी हो जाएगी? आर्मी चीफ कह के गए? बिल्कुल बिल्कुल। कल भी मैं एक डिबेट में था जहाँ 3 पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग शामिल थे। तो किसी ने पूछा कि साहब क्या भारतीय फौज पीओके को शामिल कर सकती है? इसके अलावा जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बोला कि पीओके खुद ब खुद आएगा। और वहाँ के जो और नागरिक हैं, जो प्रोमिनेंट है, जो एक एजिटेशन पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने जंग छेड़ रखी है, उन्होंने बोला खुद आएगा।
हमें क्या करना पड़ेगा, वो क्रस्ट खोलना पड़ेगा। क्रस्ट का मतलब होता है उसका ऊपर का ढक्कन तोड़ना पड़ेगा ताकि आवाम आपस में मिल सके। और जहाँ तक उसको कब्जा करने का सवाल है, अगर हमने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, जो हमारे चीफ को एक टास्क दिया गया था, जिस दिन गवर्नमेंट हमको एक टास्क दे देगी भारतीय फौज को कि साहब आप पीओके को ले आइए, तो भारतीय फौज वो कारनामा करके दिखा देगी। उसके बाद जो भी करना पड़े, जो भी उसकी कॉस्ट हो, इट इज इमटेरियल। ये पाकिस्तान को मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, जिस दिन हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि पीओके को ले आओ, आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। चाहे दूसरी खबर आप देखिए, अब कांग्रेस के नेता शशि थरूर हमारे डेलीगेशंस का हिस्सा हैं, वो विदेश जा रहे हैं। उनकी बातें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिस अंदाज में वो भारत की बात रख रहे हैं। लेकिन मैं आपको सुनाता हूं, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं सलमान खुर्शीद, ये भी उन डेलीगेशन का पार्ट है। अब इन्होंने भारत सरकार की कश्मीर पॉलिसी के सबसे बड़े स्तंभ, वो क्या है, वो है आर्टिकल 370। सलमान खुर्शीद ने आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। सलमान खुर्शीद ने क्लियर कट कहा कि 370 हटाना कश्मीर के लिए बहुत अच्छा फैसला था। आर्टिकल 370 के हटाने के बाद कश्मीर की सारी समस्याओं को खत्म कर दिया गया, विकास हुई, समृद्धि आई, तरक्की हुई, कश्मीर घाटी में जमकर डेवलपमेंट हुआ। और आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में बम्पर वोटिंग भी हुई, पॉलिटिकली भी जो उनका राइट है वो उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। रिकॉर्ड 65% जनता ने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी दी। कश्मीर में आज एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो बहुत शानदार काम कर रही है, और ये सब किसका परिणाम है, आर्टिकल 370 कश्मीर से हटने का। और ये खबर क्यों है, क्योंकि ये बात भारत का पूर्व विदेश मंत्री, कांग्रेस का सीनियर लीडर बोल रहा है। कांग्रेस का 370 पर कांग्रेस के ऑफिशियली हमने कभी ऐसी कोई तारीफ तो नहीं सुनी थी। सुनिए आप। Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated, and it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. अब आप देखें, सलमान खुर्शीद साफ कह रहे हैं कि ऐसी ये 370 था तो ऐसा इंप्रेशन जाता था कि जैसे कोई ये अलग स्टेट है, भारत के और राज्यों की तरह नहीं है। बेल साहब प्लीज एक मिनट, मैं जरा, क्योंकि कश्मीरी है, इनका हक बनता है इस पर बात अपनी कहने का। तो कांग्रेस आज तक सिर्फ ये कहती थी कि ये तो घिस घिस के अपने आप खत्म हो जाता। नहीं, ये तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था जब उसको बताया गया था पार्लियामेंट में, ये किया क्या आपने, क्यों आपने एक स्पेशल स्टेटस दे दिया, तो उन्होंने बोला ये आहिस्ता आहिस्ता घिस घिस कर खत्म हुआ। लेकिन हमें सबको मालूम है आर्टिकल 370 के फसाड में ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया उन लोगों का जिन्होंने वहां पर सेपरेटिस्ट मेंटालिटी को जन्म दिया, इंटीग्रेशन होने नहीं दिया, और इसमें मेन स्ट्रीम पार्टीज भी इन्वॉल्व थी। तो मैं ये मानता हूं कि आर्टिकल 370 जिन परिस्थितियों में दिया गया वो इमीडिएटली खत्म होना चाहिए था, खासकर दिल्ली एग्रीमेंट 1954 के बाद, लेकिन हुआ नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं आप बहुत खुश हैं 370 जाने से, और उस बात को अब वक्त भी हो गया काफी, लेकिन कांग्रेस का सीनियर लीडर, एक्स फॉरेन मिनिस्टर इसको तारीफ कर रहा है, ये तो खबर है। कांग्रेस का तो एक ओपन स्टेटमेंट है, डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, जब वो सरकार बनाएगी तो आर्टिकल 370 को वापस लगाएगी, तो उनका तो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। तो उनका सीनियर, और तो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, तो फॉरेन मिनिस्टर रहे देश के, ये सुप्रीम कोर्ट के इतने वरिष्ठ वकील हैं, वो ये कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस की जो बेस है ना, उनकी फाउंडेशन है, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, बिल्कुल खत्म हो गई, हिल गई है। और ये भी देखें कि कांग्रेस में बैठे बहुत सारे लोगों को ये बड़े काम जिनकी आलोचना हुई, कांग्रेस ने आलोचना की जिस तरीके से 370 हटाया गया, तो वो शायद उतना सहमत नहीं थे, हर कोई बोल नहीं पाता है, लेकिन अब जब मौका मिल रहा है तो वो ये बात कह रहे हैं। अगर आप इलेक्शन के दौरान का भी आप स्टेटमेंट सुनिए जो कांग्रेस पार्टी और उन पार्टियों के साथ मिलके करना चाह रही थी कि जैसे हम पावर में आएंगे हम आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल कर देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट मैं बोलूँगा, और ये बहुत अच्छा शिफ्ट है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो ऑपोजिशन के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिनको चीज़ समझ आती है,
उनको समझ आ गया कि है भारत सर। के जो फैसले थे वो भारत के हक में थे, और ये जो टूल किट वाले हैं उनको ठीक जानना है, ठीक पड़ेगा। ठीक। बेल साहब, अगली खबर आपके लिए बता रहा हूं और आप इस पर भी रिएक्ट करना चाहें तो साथ में कर दीजिएगा। दुश्मन की हर चाल इस वक्त और भारत के किसी भी सीमा पर चली अगर जा रही है तो भारत की उस पर निगाह है। खास तौर पर चीन की हर चालबाजी को काउंटर करने के लिए सरकार पूरी तरह एक्टिव है। अब इसी कड़ी में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है त्रिपुरा में, मतलब हमारे पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक हमारा पुराना एयरबेस है जो अभी फिलहाल इनएक्टिव है। 1971 में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसको दोबारा से ऑपरेशनल करने की तैयारी है। कैलाश शहर में मौजूद इस एयरबेस को फिर से रिस्टोर किया जाएगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने यहां का दौरा भी कर लिया है। अब ये क्यों करना पड़ रहा है भारत को? क्योंकि चाइना की मदद से बांग्लादेश, हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको आजकल चिकन नेक कह के ज्यादा बुलाने लगे हैं, 22 किलोमीटर केवल चौड़ा है, उसके नजदीक वो बांग्लादेश में अपना एक एयरफील्ड को, लाल मुनीरहाट एयरबेस को वो तैयार कर रहा है। अब ये सब चाइना करवा रहा है बांग्लादेश के अंदर, तो इसीलिए उसकी काट में भारत ने भी अपनी एक इनइफेक्टिव या अनऑपरेशनल एयरबेस को दोबारा से शुरुआत उसकी करने की कर दी है। बेल साहब, मैं आपको याद दिलाऊंगा डोकलाम का 2017 का, जब चीन ने वहां पे रोड बनाने की कोशिश की थी चुंबी वैली के अंदर और बिल्कुल हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तक आ चुके थे। उस समय भारतीय सेना ने बहुत शौर्य का परिचय देते हुए उनके इक्विपमेंट भी जो बना रहे थे, जिस चीजों से जो रोड कंस्ट्रक्शन की थी, सब कुछ तोड़ के उनको वहां पे रोक दिया था। तो ये दर्शाता था कि चीन की क्या मंशा थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। जैसे यूनेस की गवर्नमेंट आती है, लाल मुनीरहाट, ये रंगपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक वर्ल्ड वॉर 2 का एयरपोर्ट है, उसके रिकंस्ट्रक्शन करने की बात शुरू हो गई। और वो कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। और वहां पे आईएसआई भी आके चली गई, चीनी डेलीगेशन भी आके चली गई। तो क्लियर इंडिकेशन था कि इसका एम भारत की तरफ ही है। तो अब जरूरत थी हमें कि कुछ ना कुछ हम भी करें। तो कैलाश हर का जो एयरपोर्ट है वो भी बांग्लादेश से बिल्कुल सटा हुआ है। अगर आपको 1971 की हम बात करें तो किलो फ्लाइट वहां बनी थी। हाँ। और किलो फ्लाइट वाज द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस थी बांग्लादेश एयरफोर्स की। तो ये वाला एयरपोर्ट को अभी सिर्फ इंस्पेक्शन हुई है ये देखने के लिए कि वहां पे लैंड कितना है, एयरपोर्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता, विजिबिलिटी किस तरीके से है, अप्रोच पाथ कैसे हैं उसके, अभी उस पे सिर्फ निरीक्षण हुआ है और डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन एक एयरपोर्ट अगर हम वहां बनाते हैं तो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भी आ जाता है। तो तेजपुर के साथ साथ ये, और फिर इसके बाद जो हमारा बागडोगरा, तेजपुर असम में और बागडोगरा जो आ जाता है, ये एयरफील्ड जो है हमारे, फिर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और हमें कोई भी डर नहीं लगेगा कि चीन कुछ करने वाला है या बांग्लादेश को करेगा उनकी मदद से। ऑलराइट, अब एक दत्ता साहब की फरमाइश पर एक खबर। पाकिस्तान के हुक्मरान हो या उनके आर्मी चीफ हो, सुबह से शाम तक न्यूक्लियर पावर का राग लाते रहते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की असल सच्चाई क्या है, ये खुद पाकिस्तान के लोग दुनिया को बता रहे हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं हिना ख्वाजा बयात। इन्होंने एक वीडियो बनाया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी नहीं है। हिना ने कराची एयरपोर्ट पर पानी ना मिलने के बाद अपना गुस्सा निकालते हुए सवाल किया कि एक तरफ तो देश परमाणु हथियारों का जश्न मना रहा है और दूसरी हालत यह है कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। बना लो न्यूक्लियर हथियार, टॉयलेट में पानी नहीं है। अच्छा, इससे पहले एक खबर आई थी कि इनके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक जहाज इसलिए नहीं उड़ा, उसमें तेल नहीं था। और सरोज जी, अभी तो IWT इंडस वाटर ट्रीटी एबियंस में है, उसको रद्द नहीं किया हमने गया। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमने। तो अभी ये हाल है और आगे देखते जाइए क्या होता जाएगा। इनके सारे सीवर बंद हो जाएंगे, इनके टॉयलेट चौक हो जाएंगे, पानी नहीं होगा इनको फ्लश करने के लिए, इनके यहां महामारी फैलेगी। लेकिन फौजी फाउंडेशन प्रॉस्पर होती जाएगी। जो इनकी फौजी फाउंडेशन है ना, जिनको फौज चलाती है, वो प्रॉस्पर होती जाएगी। और हर चीज की जड़ वही है। फिर अगेन अगर हम लोग कहें, भारत पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ कभी नहीं था। आपकी सेना ने यह हालात बनाए हैं। यहां बेगुनाहों का कत्ल करा करा के, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की स्ट्रैटेजी से, कभी हमारे ऊपर वॉर थोप करके आपने हमें यह कहने के लिए और करने के लिए मजबूर किया है। आज भी मौका है पाकिस्तान के पास इन सारे हालात से पीछे हटने का, आतंकवाद को समाप्त करने का, अपनी दिशा अपनी राह पकड़े तरक्की की। भारत तो उस पर चल ही रहा है, कोई मसला हमारे आपके बीच और नहीं रह जाएगा। बहुत शुक्रिया बहल साहब, जन साहब आपका, टीकू साहब बहुत शुक्रिया आपका।